वंदे मातरम आप सभी को। 2-3 दिन क्लासेस बेटा हो नहीं पाई क्योंकि आपको ध्यान है कि शिक्षक सम्मेलन था, उसमें थोड़ा व्यस्त था। पर आज अपन ने जो प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक जिस जगह छोड़ा था वहीं से अपन उसको स्टार्ट कर रहे हैं। पर टॉपिक तो अपन ने छोड़ा था, कुछ अपन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ले रहे थे और शायद बेलन के ऊपर अपन क्वेश्चन कर रहे थे। पर बेटा क्योंकि थोड़ी सी शुरुआत में थोड़ा सा नए टॉपिक से कर देता हूँ, उसके बाद उन प्रॉब्लम्स को अपन वापस कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, तो अपन लोगों ने क्षेत्र मिति की बात कर रहे थे। क्षेत्र मिति पे अभी तक अपन लोग 4 क्लासेस ले चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास में अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन के बाद 2D 3D ज्योमेट्री को अपन ने समझा था। उसके अंदर फिर थोड़ी सी घनाभ के ऊपर बात की थी। फिर सेकंड क्लास के अंदर घन के ऊपर बात की थी, घनाभ के ऊपर बात की थी, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की थी। और थर्ड क्लास के अंदर फिर अपन ने ये बेलन वगैरह और उसके ऊपर बात की थी, कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स अपन ने यूँ ली थी, है ना। फोर्थ क्लास के अंदर अपने प्रॉब्लम्स ली थी। अब बेटा आज अपन क्षेत्र मिति की 5th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसका आता है क्षेत्र मिति का जो पार्ट है, शंकु, जिसको आप क्या बोल देते हो, कौन भी बोल देते हो, शंकु। और जिसको क्या बोल देते हैं बेटा अपन, कौन। इसके बारे में अपन बात करेंगे एक तरीके से। जैसे अपन ने बात की 2D और 3D दो कैटेगरीज में अपन ने डिवाइड किया था। 2D के फिगर्स अपन ने जो डिस्कस किए थे उसमें एक स्क्वायर था यानी वर्ग था, आयत था, वृत्त था, इनके बारे में बातें की थी। और 3D ज्योमेट्री के अंदर अपन ने बात की, 3D ज्योमेट्री में केवल एक टॉपिक अपन ने लिया था। 3D ज्योमेट्री के अंदर एक टॉपिक, मतलब 3 टॉपिक लिए थे अपन ने। घन लिया था, घनाभ लिया था और बेलन, ये तीनों 3D ज्योमेट्री के टॉपिक्स हो गए एक तरीके से। और फोर्थ टॉपिक बेटा अपन क्या ले रहे हैं, शंकु ले रहे हैं। ठीक है, और इनके ऊपर अभी तक अपन ने बेलन तक की जो बात कर रखी है, इनमें इंडिविजुअल केवल जैसे कि घनाभ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, घन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, केवल बेलन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, इन चीजों को थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश की थी। और क्योंकि बेटा ये 1 बाय 1 जब ये प्रैक्टिस में रहेंगे तो उसके बाद ऐसे फिर ये शंकु करेंगे अपन और आज गोला भी कर लेंगे अपन। शंकु और गोला होने के बाद आपके पास टॉपिक आपने कौन कौन से सीख लिए, आप लोगों ने सीख लिया, आपने घन सीख लिया, आपने घनाभ सीख लोगे, आप बेलन सीख लोगे, आप शंकु सीख लोगे, आप गोला सीख लोगे। हाँ, गोला, अर्धगोला, खोखला गोला, वो सारी चीजें उसमें आ गई, ये सीख लोगे। इनकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स लेने के बाद फिर अपन करेंगे इनकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जो मिक्स प्रॉब्लम्स की, यानी उनके वाइफरकेशंस कैसे होते हैं, इनकी उसमें से ये निकाल दिया, उसमें से ये निकाल दिया, ये सारी चीजें मिक्स जो क्वेश्चंस आते हैं फिर वो लेंगे। बट इनके पहले इंडिविजुअल प्रैक्टिस आपको 1 बाय 1 जो मैं करवा रहा हूं उनकी वो भी चीजें आपको जरूरी है, वो अपन करेंगे, है ना बेटा। तो अब बात आती है शंकु की। शंकु का शेप आप लोगों ने देखा होगा, जनरली शंकु के रूप में जैसे अपन मेलो वेलो में जाते हैं, गाँव के अंदर भी अपन देखते हैं तो आइसक्रीम कौन होता है, आइसक्रीम कौन होता है ना, जिसके अंदर वो आइसक्रीम सॉफ्टी जिसको बोलते हो कि उसको आइसक्रीम वो कोन में भर के देता है और अपन खाते हैं, या है ना, वो शंकु, उसको उल्टा कर दो तो वो शंकु शेप है। शंकु शेप यानी कि आप बात कर लें अपन, ये बेटा शंकु शेप हो गया, यानी आइसक्रीम कोन को उल्टा कर दिया। या ये जो बर्थडे वर्डे छोटे बच्चों के होते हैं तब वो कैप आती है तो वो कैप को लगाते हैं, वो शंकु शेप है। अब उस शंकु शेप के अंदर आपको दो तरह की आकृति, नीचे तो एक बिल्कुल खोखला टाइप से वो सर्कुलर दिखता है अपने को, है ना, सर्किल। ये पार्ट तो क्या हो गया बेटा, सर्कुलर हो गया इसका। ये इसको ए बोल देता हूं, इसको सी बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं और इसको ई बोल देता हूं, मान लिया। ठीक, तो ये तो क्या हो गई बेटा, ये तो ये कहलाता है शीर्ष। ये क्या कहलाएगा, शंकु का शीर्ष। जो जो पॉइंट होता है उस कैप के ऊपर वो क्या कहलाएगा, उसका शीर्ष कहलाएगा, कॉर्नर। ठीक है, और ये AC जो है उसके शीर्ष से काल्पनिक एक रेखा जाती है, काल्पनिक एक रेखा जाती है जो वो जो सर्कुलर पार्ट होता है, वृत्ताकार भाग होता है, उसके सेंटर पे जाकर गिरती है। तो वो काल्पनिक रेखा वो क्या कहलाती है, वो उसकी क्या कहलाएगी, ऊंचाई कहलाएगी, शंकु की ऊंचाई। क्या कह देता हूं इसको, ऊंचाई। ठीक है बेटा। और ये जो वाला पोर्शन है जो
वो जो अपन वो कैप अपन देखते हैं, उस कैप की कल्पना, 3D फिगर्स है ना बेटा, तो 3D फिगर्स की आपके दिमाग में, मन में कल्पना करो कि वो आपको, आपके दिमाग में वो टोपी घूमनी चाहिए, कि वो जोकर कैप घूमनी चाहिए, या आपका आइसक्रीम कोन जो उल्टा वो घूमना चाहिए, है ना। इन दोनों चीजों के नाम में इसलिए ले रहा हूँ कि जनरली वो सबके दिमाग में है ना। बाकी तो कॉनिकल शेप तो दुनिया भर के, अब आप कंपेयर कर लेना, वो तो दुनिया भर के। तो उसमें जो ढलान ढलान वाला भाग होता है, जो ढलान वाला भाग आता है, यानी कॉनिकल शेप, ये मान लो कि हाँ अपन गांव के आदमी हैं, अपन तो ठीक है भाई, आपने मिट्टी खोदी और वो मिट्टी का वो ढेर लगाते जाते हैं, ढेर लगाते जाते हैं, तो क्या होता है वो किन, या अपने थ्रेसर से गेहूं निकाले, गेहूं का ढेर लगाते, तो वो क्या है, वो जो ढेरी लगती है वो कैसे लगती है, वो कोनिकली तो लगती है, यूं कोनिकली ढेरी लगती है ना बेटा। तो यूं कहने का मतलब ये, तो ये जो ढालू भाग होता है, इसको जनरली एल से दिखा देते हैं, और इसको बोलते हैं त्रियक ऊंचाई। क्या बोल देते हैं? त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई, या स्लांट हाइट। क्या बोल देते हैं? स्लांट हाइट, इंग्लिश में बोल देंगे इसको स्लांट हाइट, है ना। और ये क्या होगी? ऊंचाई होगी, ये स्लांट हाइट होगी। और ये जो पोर्शन है, सर्कुलर पार्ट जो नीचे होता है, वो सर्कुलर पार्ट जो नीचे होता है कोन के, वो सर्कुलर जो भाग है वो वृत्ताकार होता है। तो वृत्त की त्रिज्या अपन बेटा ये क्या ले लेते हैं? आर, वृत्ताकार भाग की त्रिज्या, इसको क्या बोल देते हैं? वृत्ताकार भाग की त्रिज्या, ये। और इसको जनरली आर से दिखाते हैं, ये दूरी अपन आर ले लेते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि ये ए से सी जो है, ये काल्पनिक रेखा जो इसकी ऊंचाई को शो करती है, और वो बिल्कुल एकदम यो लंबवत आकर के गिरती है। तो इनडायरेक्टली बेटा ए सी बी, ये ए सी बी, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया ना, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में ये जनरली वैसे भी चीज आपको ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि कई बार ये चीजें काम में आ जाती हैं। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लागू होती है। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे कि अगर त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, तो तीनों भुजाओं में एक संबंध स्थापित किया था समकोण त्रिभुज के लिए उन्होंने, कि ये भुजा जो होती है, चलो आपको एक फंडामेंटल और बता देता हूं इसमें, कि ये समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, और समकोण त्रिभुज का मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, एक चीज किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा, और तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एक कोण ए है, एक कोण बी है, और एक कोण सी है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे बेटा, एक फंडामेंटल की फॉर्म में याद दिमाग में रहना चाहिए आपके, इन तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, चाहे कैसा भी त्रिभुज हो, चाहे से आपके पास ये हो, ये हो, चाहे से आपके पास ऐसा हो, कैसा भी त्रिभुज हो, हमेशा तीनों कोणों का योग क्या आएगा? 180। ये फंडामेंटल आपको दिमाग में रखना है। अब आप ये चीज को ध्यान में रखो कि अगर एक एंगल सी 90 डिग्री है, तो उस 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो हमेशा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी, हाइपोटेनियस। उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं। और वो भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी, ठीक है। और शेष 2 भुजाएं बच गई, उनमें से एक भुजा क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी, और दूसरी जो रिमेनिंग है वो क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी, ठीक है। एक कर्ण, एक आधार और एक लंब। ये आधार इसको नहीं कह सकते क्या? इसको, या इसको लंब नहीं कह सकते क्या? कह सकते हैं, पर वो एक डेप्थ, वो अलग चीज है कि किस कोण के रेस्पेक्ट में अपन बात कर रहे हैं। पर बेटा अपने क्राइटेरिया में वो चीज इतनी नहीं आती, तो अपन ज्यादा उलझेंगे नहीं, और मैं आपको उलझाना भी नहीं चाहता। तो अपन तो एक सिंपल सी बात ध्यान में रखो, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चंस के अंदर करने के अंदर ये चीज यूज में करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे भी अपने को यूज करना पड़ेगा कभी कोई मान निकालने वाले, इसलिए मेरे को बताना पड़ रहा है ये यहाँ पे। तो कर्ण, समकोण त्रिभुज में कर्ण, और ये जो पाइथागोरस थ्योरम जो लागू होती है वो हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है। तो हमेशा एक संबंध होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या कर्ण बराबर वर्गमूल का चिन्ह आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये याद रख लो। अब वो बात लगे, कभी कर्ण दिया हो तो आधार स्क्वायर बराबर निकालना तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा, है ना, या लंब निकालना तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा, वर्गमूल, है ना, वो एक अलग चीज है। पर आपको ये बेसिक ये याद रखना है
कि कर्ण बराबर वर्गमूल आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस, ये पाइथागोरस ने दी थी, तो ये पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं इसको। ये एक रिलेशन डेवलप किया था। अब ये मैं क्यों बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो बेटा देखो ये मैंने बताया था कि ए सी बी एक समकोण त्रिभुज बन गया, और ये चीज क्या है, ये ऊंचाई है जिसको एच से दिखा देते हैं। तो यानी ये तो एच है, ये एल दिखा रखा है, और इसको क्या दे रखा है आपने, आर दे रखा है। तो एच एल और आर में क्या संबंध होता है, किसी भी शंकु के लिए क्या होता है, तो आपकी नजर में अब ये क्या हो गया, कर्ण हो गया ना। तो यानी कर्ण का मतलब एल स्क्वायर, आधार क्या है आपके पास, आर हो गया, तो आर स्क्वायर, और ये एच स्क्वायर। तो ये रिलेशन आप हमेशा एक शंकु के लिए याद रखोगे। इसलिए मेरे को ये सारा फंडामेंटल आपको बताना पड़ा कि ये कई बार आ जाता है। कई बार क्या होता है, शंकु की लंबाई आपको त्रिज्या दे रखी हो, ऊंचाई दे रखी हो, उसकी लंबाई पूछ ली, कि उसकी स्लांट हाइट यानी त्रियक लेखा की लंबाई पूछ ली आपने, तो इस रिलेशन से अपन वो मान रखेंगे और अपन ये निकाले। तो ये चीज अपने को याद रहनी चाहिए, अपने दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब बात आती है बेटा कि जैसे अपन ने बात करे थे वही सिंपल मैथमेटिक्स, कि अपन ने हर चीज में क्या बात करते, एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। जितने भी अपन ने ज्योमेट्रिकल फिगर्स अभी अपन ने जो डिस्कस किए हैं, घन किया हो, घनाभ किया हो, बेलन किया हो, उन सब में अपन क्या क्या बातें कर रहे थे कि सूत्र है ही नहीं, उसके बाद ज्यादा है ही नहीं, और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी अब नहीं है अपने को। अब क्या क्या डिस्कस कर रहे थे कि एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे थे, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे थे, और एक उनके आयतन बात कर रहे थे। तीन ही तो सूत्र हर चीज के लिए। अब वो 3 के 5 बना लेते हैं वो एक अलग बात होती है, पर बनते घूम फिर के उन्हीं में से ही है ना। तो अब यहाँ पे भी अपने को शंकु के लिए भी अपने को 3 ही चीजें पढ़नी चाहिए, है ना। अब जैसे अब इसको अलग से सूत्र थोड़ी मानूंगा, अरे ये तो इसी का ही पार्ट है एक तरीके से, है ना। तो अब अपन को बात करते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बात करें, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको मैं रब कर रहा हूं, ये शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की अपन जब बात करेंगे तो वो होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बात करते हैं। ठीक है, तो बेटा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको हमेशा क्या याद रखना है, पाई आर एल। ये सूत्र आपको नंबर 1 इस शंकु के लिए आपको हमेशा याद रखना कि शंकु का जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी जब भी निकालने की बात आ जाएगी तो वो क्या, पाई आर एल। इनडायरेक्टली ये समझो आप कि जैसे कि वो अपन ने सब घर में बच्चे के लिए कैप बना दी, वो कोनिकल कैप बना दी, सफेद कलर के कागज से अपन ने बना दी। अब बच्चे को बोला कि वो कहेगा नहीं नहीं मेरे को तो कलरफुल चाहिए, कलरफुल चाहिए, है ना, कोनिकल कैप बना दो दी। तो आपने क्या किया, घर के अंदर रंग पड़ा हुआ था और उसके ऊपर उसको पेंट, यानी कि पेंट कहाँ करोगे, बाहर बाहर ही तो करोगे ना एक तरीके से, वो उसका वक्र पृष्ठ हो गया। नीचे तो खोखला एक तरीके से, वो सर्कुलर नीचे तो है ही नहीं एक तरीके से, है ना, तो वो खोखला कौन हो गया, तो उसका क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी क्या होगा, पाई आर एल। ओके, अब अपन बात कर रहे हैं बेटा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसकी बात करते हैं अपन। अब जब शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब तो क्या हो गया, उसका वक्र पृष्ठ भी आ जाए और उसका वृत्ताकार भाग भी आ जाए, यूं। ठीक है, जैसे रोड डिवाइडर वगैरह के ऊपर वो रखे रहते ना आजकल, वो रेड रेड की ट्रैफिक को रोकने के लिए वो कोनिकल वो लगा देते हैं, वो भी क्या है, कोनिकल शेप ही है ना। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगा, एक तो वक्र पृष्ठ का भाग आएगा और एक वृत्ताकार का भाग आएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या होता है पाई, और वक्र पृष्ठ का क्या होता है, पाई आर एल। तो क्या हो जाएगा, अपन क्या लेंगे, पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर, ये अपन ने ले लिया। पाई आर एल तो किसका हो गया, वक्र पृष्ठ का भाग का क्षेत्रफल हो गया, और पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, सर्कुलर भाग का क्षेत्रफल हो गया। अब मोटी बुद्धि से अपन कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ये कॉमन लेना चाह रहा तो कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, एल प्लस आर। तो ये अपने को सूत्र किसके लिए याद रखना है, ये अपने को शंकु का अपने को दूसरा सूत्र हो गया, ये इसका अपना क्या हो गया, ये पहला सूत्र हो गया अपना, ये सब। अब एक चीज, बारीक चीज समझना, अगर ये यूं वर्ड बोल देता है बेटा, अगर ये वर्ड बोल देता है
कि नीचे वृत्ताकार भाग है ही नहीं, है ना, केवल बाह्य वक्र पृष्ठ ही है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही, क्योंकि अगर वृत्ताकार भाग ही नहीं, नीचे जैसे वो कोई कैप आपने बनाई, अब उसको नीचे आपने उसके धरातल बनाया ही नहीं है, मतलब सर्कुलर तो है पर वहां पे कोई शीट वगैरह कुछ लगाई ही नहीं है, तो वहां तो कोई खर्चा हुआ ही नहीं ना अपना, तो केवल वक्र पृष्ठ बाहर बाहर पे ही अपन को करना पड़े, तो उस समय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पाई आर एल कोई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल देते हैं। तो क्या कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या आती है, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपने को दिमाग में अपने रखना है, आ रही बात में कि उस लैंग्वेज को अपने को पकड़ना है। इसलिए मैं मैथमेटिक्स को तुम्हारे को इस टाइप से पढ़ा रहा हूं कि वहां पे आप बिल्कुल भी गच्चा नहीं खाओ, बस केवल शब्दों को सुनो। जिन्होंने ये वीडियो ढंग से देख लेगा और मेरे साथ साथ एंड तक प्रैक्टिस कर लेगा, ये चीज तुमको जब एग्जाम जून में जुलाई में जब भी एग्जाम होंगे, कंडक्ट होगी आरपीएससी जब भी कराएगी, तब आप ये बातें याद आएंगी। इसलिए बेटा इनको बहुत तरीके से बहुत सिस्टम से समझ लेना, और कोई दिक्कत नहीं, बहुत समय है, परंतु आप उसको बहुत ढंग से करो, उसको, है ना, उस समय तो उस समय का अपन सदुपयोग करो। मतलब कहना चाहिए कम खाओ पर अच्छा खाओ, पर तरीके से खाओ, आई बात में, ताकि उस समय अपने को कोई भी दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो ये अपने को ये बात हो गई। तो जब भी अपन शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो अपन ये करें, ठीक है बेटा। अब आ जाती है कि अपन की आयतन की बात करते हैं, कि शंकु के आयतन की अपन बात करें। अब शंकु का आयतन, आयतन का मतलब क्या हो गया कि जैसे वही आइसक्रीम जो क्यूब अपन लेके आए, कौन अपन लेके आए, अपन लेके आए, उसमें भी कितनी आइसक्रीम ठूस सकते हैं अपन, कितनी आइसक्रीम उसके अंदर भर सकते हैं एक तरीके से, तो वो क्या कहलाएगा, उसका वो आयतन कहलाएगा, उसकी कैपेसिटी क्या है उसकी, है ना। तो शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन अपने को याद रखना है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का सूत्र याद रखना आपको, पाई आर स्क्वायर एच, और ये 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये अपने को शंकु का आयतन होता है। ये एक सूत्र और याद रखना है। और मैं अगर 1/3 इसको छुपा दूं तो पाई आर स्क्वायर एच किसका होता था, बेलन का आयतन होता था, है ना। रिवाइज कर लो दिमाग के अंदर कि बेलन का आयतन क्या होता था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बेटा इसका मतलब इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, इससे कंक्लूजन ये निकल रहा है कि शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। यानी किसी शंकु में जितना मटेरियल आ सकता है, जितनी आइसक्रीम मतलब कोई कॉनिकल उसके अंदर आ सकती है, तो उसकी 3 गुनी आइसक्रीम कोई बेलनाकार उसके अंदर आ सकती है। अब कोई बेलनाकार क्या, पर इसके लिए कंडीशन है, उस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई सेम होनी चाहिए। ये ध्यान लोग कह तो देते हैं, अपन लोग कह देते हैं कि शंकु का आयतन उसके आयतन का शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है, बट उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो बेलन जो आप ले रहे हो, उस बेलन की त्रिज्या और जो ऊंचाई है, ये त्रिज्या और ये ऊंचाई, ये दोनों शंकु की ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या वो दोनों बराबर होनी चाहिए। जब समान त्रिज्या और समान ऊंचाई का बेलन हो, और समान त्रिज्या और समान ऊंचाई का जब शंकु हो, तभी उनके आयतनों में यह संबंध स्थापित होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब चाहे से फिर तुम उसको चाहे घर पे प्रैक्टिकली करके देख लेना, ऐसे कोई शेप के दो चीजें आपके हो, तो एक शंकु, एक बेलन के अंदर 3 शंकु समा सकते हैं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ये क्या है कि अभी मेरे पास वो चीज है नहीं, जब मैं थ्योरेटिकल क्लासेस में लेता हूँ बेटा, बच्चों को बताता हूँ, तो जनरली ऐसे इक्विपमेंट्स है, ऐसे मैथ्स किट्स है ना, तो उसमें ये चीज पॉसिबल है। पर कंडीशन क्या है बेटा, कंडीशन ये है कि शंकु की त्रिज्या और उस बेलन की त्रिज्या बराबर होनी चाहिए, शंकु की ऊंचाई और उस बेलन की ऊंचाई बराबर होनी चाहिए, तभी ये संभव है, अदरवाइज ये संभव नहीं है। ठीक है, अपने को ये बात करनी है। अब बेटा अपने को 4 सूत्र एक तरीके से अपन ने पढ़ लिए, इसमें 1 2 3 और एक उसको भी अगर मैं सूत्र मानूं कि कर्ण स्क्वायर बराबर यानी एल स्क्वायर बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया। बस केवल शंकु की दुनिया के अंदर इन 4 चीजों के अलावा इन्हीं पे घुमा फिरा करके ये क्वेश्चंस को करेगा, कभी त्रिज्या दे देगा, कभी ये स्लैंटाइड दे देगा, कभी ये पूछ लेगा वो पूछ लेगा, जो अपन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में करेंगे। तो आपको दिमाग में ये बिठाना है ना, और कुछ नहीं, एक बार तेजी से, जैसे मान लो कि एक बार अपन रिवाइज कर देते हैं कि हाँ चलो, जैसे अपन एक बार शुरू करते हैं, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना
चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है? सोचो, 2 गुना ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अच्छा इसको रब करता हूं, चलो मैं। अब देखो, ताकि आप, क्योंकि अभी 2-3 दिन का गैप हो गया था ना, 2-3 दिन का गैप हो गया था, तो एक बार उस चीज को रिवाइज, क्योंकि बेटा जब तक आपको ये चीजें यहाँ पे टिप्स पे अपने दिमाग में नहीं होंगी ना, तब तक क्वेश्चंस करने में अपन क्या करते हैं कि आप लोगों की क्या, वो धीरे धीरे जब मेरे साथ रहोगे तो आप लोगों की आदत आते आते दिसंबर जनवरी तक तो मैं चेंज कर दूंगा ऑटोमेटिकली। अपन क्या करते हैं कि हाँ, क्वेश्चन अपन ने पढ़ा, क्वेश्चन अपन करने लगते हैं, अच्छा कौन सा सूत्र लगेगा, अच्छा फिर उस सूत्र देखते हैं कि अपन, अच्छा ये वाला सूत्र लगेगा, और फिर उसको ये करते हैं। नहीं, उससे इसलिए मैथ्स डेवलप नहीं होती आपको। मैथ्स मैं कह रहा हूं करते जाओ, धीरे धीरे करते जाओ, पर यहाँ फिट होते जाओ कि जैसे वो क्वेश्चन पढ़ते हो उस समय सारी चीजें पैरेलल आपके दिमाग में चलनी चाहिए ना, तब जाकर के मतलब मामला बैठता है। अब जैसे अपन बात करते हैं, एक पढ़ा था अपन ने वर्ग, है ना, एक रिवीजन टाइप से ले लेता हूं मैं। वर्ग पढ़ा था, वर्ग का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल क्या होता था बेटा? भुजा इंटू भुजा, भुजा स्क्वायर होता था, है या ना? ठीक है, वर्ग का परिमाप क्या होता था? बोलो फटाफट, 4 गुना भुजा, ये होता था। ठीक है, फिर उसके बाद में वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होती थी? वर्ग का विकर्ण, विकर्ण विकर्ण विकर्ण, दिमाग में फिगर ध्यान में कर लो, तो क्या हो जाता है? √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा, ये ले लेते थे अपन, है ना। और वर्ग के पास पूछने के लिए घुमा फिरा के क्या करेगा, यही चीज पूछेगा एक तरीके से। फिर अपन आ जाते हैं वृत्त के ऊपर, अपन बात करते थे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता था? पाई आर स्क्वायर होता था। वृत्त की, वृत्त की परिधि, परिधि यानी ये बाउंड्री, ये बाउंड्री क्या होती थी? 2 पाई आर होती थी, है या ना। अर्धवृत्त की बात करेगा, अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त की बाउंड्री क्या हो जाएगी? चलो हाँ, ये अर्धवृत्त की मैंने उस समय बात नहीं की थी, ये अर्धवृत्त हो गया। अब बेटा इसकी परिधि क्या होगी? वृत्त, पूरे वृत्त की परिधि तो 2 पाई आर हो गई, तो इसकी परिधि देखे क्या होगी? इसकी परिधि होगी 3 पाई आर। अब अलग से, खैर अब याद तो करोगे आप, नहीं तो अलग से याद रखें, कॉमन सेंस की बात है बेटा। पूरा जैसे मैं यहां से स्टार्ट हुआ, ये चक्कर काटा तो ये हो गया 2 पाई आर। अब मतलब आधा ही चक्कर काटा तो ये आधा, तो क्या हो जाएगा? ये केवल तो पाई आर ही होना चाहिए, पाई आर होना चाहिए, है ना। और ये देखो, सॉरी, है ना, इस चीज को देखो, ये तो कितना हो गया? ये तो आधा तो पाई आर हो गया, ये कितना हो गया? ये पूरा व्यास है कि नहीं है? ये यहां से यहां तक की तो ये त्रिज्या आर, और यहां से यहां तक की भी त्रिज्या, तो व्यास कितना है? ये 2 आर, और ये भाग कितना हो जाएगा? पाई आर। तो इसका मतलब अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा? आधे का तो पाई आर, और बेटा ये उसका हो जाएगा ये 2 आर। व्यास, व्यास क्या हो गया? 2 आर हो गया ना, तो पाई आर प्लस 2 आर, ये आपको ध्यान रखना है। तो कई बार क्या हो जाता है कि जैसे क्वेश्चन, ये आपको अब हर चीज के लिए फॉर्मूला थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करेंगे। कॉमन, अभी जैसे मैंने फ्लो फ्लो में क्या लिख दिया था, अरे मतलब 3 पाई आर एक तरीके से, पर जैसे ही मैंने डायग्राम बनाया दिमाग, अरे हाँ यार, ये तो क्या व्यास, व्यास ही तो काम में आ रहा है, तो ये तो व्यास की तो कितना हो जाए। और वो अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और रिवाइज हो गया कि व्यास क्या होता है? हमेशा त्रिज्या का आधा होता है, या त्रिज्या व्यास क्या होता है? हमेशा त्रिज्या का क्या होगा आपके पास? दुगना होगा, और त्रिज्या क्या होगी? व्यास की हमेशा क्या? आधी होगी। तो मेरे को पता था ये व्यास है, तो त्रिज्या का अपन ने क्या ले लिया? दुगना ले लिया, 2 आर। ये डिस्टेंस तो भैया 2 आर हो गई, यहाँ से यहाँ तक चले तो 2 आर हो गई, फिर ये इतना आधा ही चलूंगा तो आधा ही चलूंगा तो ये तो पाई आर ही होगी, क्योंकि पूरा चलूंगा तो 2 पाई आर हो जाता है। तो यानी पाई आर प्लस 2 आर, अभी से ज्यादा और क्या लिखूँ इसके अंदर? तो कहने का मतलब ये, ऐसे आयत की बात करते थे अपन, आयत के क्षेत्रफल की बात करते थे, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, आयत के परिमाप की बात करते थे, 2 कोष्टक के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई, हाँ है ना। ऐसे ही अपन ने आयत के विकर्ण की बात करते थे, तो विकर्ण बराबर अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ये अपन ने बात करते थे। फिर अपन ने घनाभ की बात की थी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अपन ने बात की थी। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या? 2, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट में लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई, और ब्रैकेट क्लोज, ये अपन बात कर रहे थे। फिर चारों दीवारों के क्षेत्रफल की अपन ने बात की थी, चारों दीवारों के क्षेत्रफल की बात करते तो छत का गायब हो जाता है, फर्श का गायब हो जाता है, तो अपन क्या लेते थे? चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुना ऊंचाई, फिर कोष्टक स्टार्ट अपन कर लेते थे, और फिर लंबाई प्लस ऊंचाई, अपन लंबाई प्लस चौड़ाई अपन ब्रैकेट के अंदर लिख देते थे। इस टाइप से अपन ने बात करी थी। फिर घन की बात की थी कि घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था? 6 गुना भुजा स्क्वायर अपन ले लेते थे, है ना। अच्छा, फिर घनाभ के आयतन की भी अपन बात करते, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई ले लेते थे। घन के आयतन की बात करते तो लंबाई गुना लंबाई यानी भुजा इंटू भुजा यानी भुजा क्यूब ले लेते थे। और चीज अपन ने बात की थी, बेलन के ऊपर बात की थी अपन ने, बेलन के
का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन क्या बात करते थे, वक्र भाग का तो अपन 2πr(h) ले रहे थे अपन ने, ऊपर वाला वृत्ताकार नीचे वाला वृत्ताकार है, तो संपूर्ण बात करते थे 2πr(h) प्लस πr² प्लस πr²। मेरे को पता है कि मैं जो बोल रहा हूं आपके वो चीज पल्ले नहीं पड़ेगी, पर मैं जानबूझ के क्यों बोल रहा हूं कि ऐसे ऐसे सोच सोच के आपको दिमाग में वो चीज याद होनी चाहिए कि कभी बैठो तो अपने दिमाग में कि तो फिगर जैसे दिमाग में चलेगा, वो कंसेप्ट समझाओगे ना, तो बेटा अपने को यूं रिवीजन अपने यूं होता है एक तरीके से। क्योंकि जब तक रिवीजन कब करोगे, मेरे साथ फॉर्मूला कब आपके वो चीज पकड़ में आती कि जब मैं बोल रहा हूं और आपने वो चीज आपने क्या याद कर रखा है, आप किस टाइप से याद करते हो, आप किस टाइप से याद करते हो कि हाँ बेलन का आयतन πr²h πr²h है, बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr(h), बेलन का पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr(h), ये अपन लोग इस टाइप से याद करते हैं। तो केवल वो डर इतना बैठा हुआ रहता है उस सूत्र का एक तरीके से, और ये थ्योरेटिकल जब कंसेप्ट समझा हुआ रहता है तो जब उस डायग्राम को दिमाग में घुमा करके अपन देखते हैं, अच्छा बेलन आ गया यार, वक्र पृष्ठ पूछा, वक्र पृष्ठ तो केवल सर ने बताया था ये वाला भाग होता है, इसका तो क्या होता था 2πr(h) होता था। वो 2πr(h) भी सर ने क्यों बोला था, क्यों नीचे आधार तो सर्किल होता तो 2πr होता है, ऊंचाई h होती है तो 2πr × h, इसलिए लंबाई गुना चौड़ाई। सर ने वो यार वो शीट यूं करके बता रहे थे कि वो आयताकार होती है, तो वो आयताकार में क्या वो सर्कुलर भाग ही तो खुला है और वो ऊंचाई आ रही। फिर यार ऊपर वाला सर्किल भी है, नीचे वाला सर्किल भी, तो ऊपर वाले सर्किल की πr² है, πr², नीचे वाले सर्किल भी πr²। अब संपूर्ण की बात करेगा तो वक्र पृष्ठ बोलते हैं कि जब भी संपूर्ण की बात वक्र पृष्ठ के अंदर सर्कुलर भाग भी जोड़ते हैं तो वक्र पृष्ठ 2πr(h) हो गया, एक सर्कुलर भाग ऊपर वाला प्लस πr², दूसरा सर्कुलर भाग नीचे वाला πr², यानी 2πr(h) प्लस 2πr² हो गया। अब वो कॉमन लेके लिखना चाहो तो कॉमन लेके लिखो और फिर उसका, तो कहने का मतलब बेटा इस टाइप से वो याद करो, तो चीज समझ के याद करोगे तो कभी जिंदगी में कभी आप नहीं भूलोगे। तो मतलब उस टाइप से अपने को यूं बात करनी है। अब फिर बेटा कि अपन एक जो नेक्स्ट अपन लेते हैं टॉपिक कि गोला, ईडी का एक अगला टॉपिक है गोला स्फेयर। अब गोले को मैं ये बॉल है ना, थोड़ा इस टाइप से बनाना चाहिए, नहीं 3 डायमेंशनल फिगर हो गया ये तो क्या होता है अगर मैं वैसे बना के छोड़ देता तो ऐसा लगता है कि व्रत है एक तरीके से। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि गोला क्या हो गया, एक 3 डायमेंशन, जैसे बॉल का इमेजिन कर लो, बॉल की कल्पना कर लो कि बॉल कैसी होती है, गोलाकार होती है कि नहीं होती, बॉल अपनी क्या होती है, गोलाकार होती है। तो आप क्या करो, आपकी क्रिकेट की बॉल है, आपकी फुटबॉल है, ये सब क्या गोलाकार। अब उस फुटबॉल की कल्पना करो, वो गोलाकार है, ठीक है, तो उस फुटबॉल का कोई ना कोई सेंटर होगा ही होगा। अब सेंटर है तो उसकी कोई त्रिज्या होगी है ना, वो पूरी बाउंड्री तो यानी कि उसकी कोई त्रिज्या भी होगी, वो त्रिज्या अपन ये मान लेते हैं r मान लेते हैं। तो अब गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन क्या याद करें, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो बेटा आपको याद रखना है 4πr²। क्या याद रखना है, 4πr²। और r क्या है, उस गोले की त्रिज्या हो गई, r क्या हो गई, उस गोले की त्रिज्या हो गई, है ना। जैसे बस बिल्कुल दिमाग में ये रख लो कि भाई आपके पास फुटबॉल है, फुटबॉल का सेंटर कहीं ना कहीं होगा और उससे उसकी फुटबॉल की दीवारों पे मतलब कि जो काल्पनिक रेखाएं हैं वो क्या कहलाएंगी, उसकी त्रिज्या कहलाएगी। तो बस तो आर का मान आपको देगा और पाई का मान आपको अननोन है, जो आपको 22/7 या 3.14 जो भी उसको यूज करवाना होगा वो इसको यूज करवा लेगा और आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी बात हो रही है तो क्या होगा, 4πr² होगा। वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ इसके अंदर एक ही होता है, क्योंकि वक्र पृष्ठ होता ही नहीं, वो सब जगह से वही समान दिखता है, किसी भी डायरेक्शन के अपन लें तो यानी गोले के लिए आपको ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब गोले का आयतन, बाकी सब में तो क्या था कि अननोन क्वांटिटी, किसी में h और r आ रहा है, किसी में h r l आ रहा है ना बेटा। इसके अंदर केवल अननोन क्वांटिटी अज्ञात राशि कौन सी आएगी, त्रिज्या आएगी, त्रिज्या का मान आते जाएंगे और आप चीज रखते हो। अब गोले का आयतन क्या है याद रखना है आपको, 4/3πr³, ये गोले का आयतन रखना। और हमेशा मैंने फिर रिवाइज कर रहा हूँ
जब भी क्षेत्रफलों की बात होगी, क्षेत्रफल हो गए, और क्षेत्रफल की इकाई हमेशा क्या, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर में देनी है। और जब भी आयतन की बात होगी तो आपने को जो आयतन की इकाइयां जो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, इनमें आपको देनी है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा हमेशा आपको 4 पाई r स्क्वायर याद रखना है, और गोले का आयतन जो है वो 4/3 पाई r क्यूब आपको याद रखना है। अब जैसे बेटा बात आती है अर्धगोला, ये तो गोला हो गया। अब जैसे ये क्या हो गया, अर्धगोला। अर्धगोला, अर्धगोला, ये मान लो कि जैसे कि अ, जो फुटबॉल है ना, वो पूरी फुटबॉल थी, उसको बिल्कुल बीचों बीच यूं अपन ने यूं काट दी, तो दो प्याले टाइप के बन गए ना अपने पास, दो प्याले बन गए एक तरीके से। तो वो एक प्याला जो बनता है वो क्या कहलाता है, अर्धगोला कहलाता है। ठीक है बेटा। अब अर्धगोला आपके पास आ गया। तो कहने का मतलब जब आपने एक फुटबॉल को बिल्कुल बीचों बीच से काट कर आपने दो प्याले टाइप के दो अर्धगोले आपके हाथों में है, तो बेटा त्रिज्या तो वही कहलाएगी ना, त्रिज्या तो आर है, त्रिज्या में तो कोई चेंज नहीं आया ना, बस उस बॉल के दो टुकड़े किए बिल्कुल बीचों बीच से, तो त्रिज्या तो वही आर कहलाएगी। तो यानी समझ लो ये फुटबॉल थी, और ये उसकी त्रिज्या क्या हो गई बेटा, ये आर हो गई, ये आर हो गई। तो बेटा जब बिल्कुल आपने उसको बिल्कुल पूरी बॉल को बीचों बीच से काटा है, तो उसकी त्रिज्या ये आर, और नीचे भी तो वो आर, यानी ये डिस्टेंस में कितनी होगी, ये भी तो आर होगी। क्यों, मैंने क्या कहा था कि एक कल्पना करो, एक फुटबॉलर, उसका बिल्कुल बीचों बीच जो बिंदु वो उसका केंद्र कहलाता है, और उसकी दीवारों से चारों तरफ वो सब आर आर वो त्रिज्याएं तो निकल रही है, तो समझ लो ये तो वही केंद्र था, यहाँ से बिल्कुल जाती हुई से अपने काट दिया। तो इस केंद्र से इधर लाओगे तो भी आ रहा है, 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 सब डिस्टेंसेस बराबर ही तो होंगी ना। तो ये कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि ये आएगा, ये कंसेप्ट काम में कब आएगा, कई बार अपने को जब अर्धगोले के जो आयतन और ये निकालने को, अनुपात निकालने को दे देगा, तो अपन सोचेंगे ये कि अर्धगोले की ऊंचाई, अब वर्ड बोल दिया अर्धगोले की ऊंचाई, तो कहोगे यार कि तुम ये त्रिज्या तो तुमने ये ले ली, त्रिज्या तो ये ली, अब ऊंचाई तो इसको कहते हैं, अभी ऊंचाई तो दी भी नहीं है। अरे तो कॉमन सेंस की बात है, वो ऊंचाई क्या h बराबर आर ही होता है अर्धगोले के अंदर, ये इसलिए इन कंसेप्ट को करना जरूरी था, नहीं तो क्या अलग से सूत्र थोड़ी दिमाग में रखोगे कि भाई अर्धगोला कैसा होता है, अर्धगोला तो यार हाँ ठीक है, तो यार उसकी तो आर और एच हमेशा ही बराबर रहनी है एक तरीके से, तो ऊंचाई को ही त्रिज्या बोल देते हैं अपन उस समय। समझ में आ रही बात, इसलिए इस चीज को ध्यान में रखना। तो अर्धगोले की बात समझ में आ गई, अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। अर्धगोले का पहले तो बेटा, अब जब अपने अर्धगोले का, पहले तो वक्र पृष्ठ देखो, वक्र पृष्ठ कैसे देखोगे आप, कि जब अब आपके पास प्याला आ गया, ठीक है, तो वक्र दिख रहा है ना एक तरीके से, ऊपर उसका ढक्कन, अब जैसे अपने बाउल, घर के अंदर बाउल होती है, कटोरी होती है, गोलाकार कटोरी ले लो या बाउल ले लो, है ना, उसके अंदर ढक्कन भी होता है एक तरीके से, देखो यानी अर्धगोले को अपन ने ढक दिया, ढक्कनदार अर्धगोला हो गया एक तरीके से। तो वक्र पृष्ठ हो गया कि नहीं हो गया एक तरीके से। अगर उसी पे आपको रैप करना है, या उसको कवर चढ़ाना है, या उसको कलर करना है, तो क्या करोगे, आधे गोले पे कलर करोगे, और उस ढक्कन के ऊपर भी कलर करोगे, अगर अर्धगोला खोखला नहीं है तो ढक्कन पे भी कलर करोगे, तो खर्चा उस ढक्कन पे कलर करने में भी कलर लगेगा, और वक्र पृष्ठ पे, तो पूरा गोले का तो वक्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या, 4 पाई r स्क्वायर। तो आधे गोले का क्या हो गया बेटा, 2 पाई r स्क्वायर। तो अर्धगोले का क्या हो गया, 2 पाई r स्क्वायर। और ऊपर ढक्कन जो आएगा, तो ढक्कन क्या आएगा, वो वृत्ताकार ही तो होता है, ये गोला, और गोले के ऊपर अपन ने ढक्कन रखा तो वो वृत्ताकार, और वृत्त का क्या होता है, पाई r स्क्वायर। इसलिए गोले का अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई r स्क्वायर, और एक क्या हो गया अपने बेटा, पाई r स्क्वायर। तो टोटल अपन क्या ले सकते हैं, 3 पाई r स्क्वायर। ये अर्धगोले का अपन ने ये ले लिया। अब देखो ये ढक्कनदार की बात हो गई, और बिना ढक्कन की बात होगी, तो जब ढक्कन, अगर केवल बाउल ही है और ढक्कन नहीं है, ढक्कन नहीं है, तो उस समय वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, केवल 2 पाई r स्क्वायर। मेरी बात समझ, ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ढक्कनदार है ना, यानी सर्कुलर पार्ट भी ऊपर से ढका हुआ हो, है ना, और बिना ढक्कन के क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल 2 पाई r स्क्वायर, है ना बेटा। तो ये अर्धगोले के लिए ये चीज ध्यान रखना, बिना ढक्कन के, ये चीजों को
थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। अब बेटा बात आ जाती है अर्धगोले का आयतन। अब आयतन में तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, आयतन में तो यानी कि उसके अंदर कितनी चीज है। तो पूरा था तो क्या था आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब था, आधा कर दिया तो इसको भी आधा कर दिया, भाई आधा काट दिया ना। अब कितना भरा जा सकता है, पूरी बॉल के अंदर इतनी हवा आ सकती थी, आधे में कितनी आएगी, आधी आएगी। तो अर्धगोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन, तो पूरे का 4/3 पाई आर क्यूब, तो आधे की क्या कितना हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब। ये आपको, ये 3 सूत्र आपको अर्धगोले के लिए आपको याद रखने। अरे बात समझ में, इस चीज को आपको ध्यान में रख के चलना। ठीक है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, ढक्कनदार हो तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर यानी 3 पाई आर स्क्वायर, और वक्र पृष्ठ का केवल जब बिना ढक्कन का हो तो 2 पाई आर स्क्वायर। ये आपको याद रखना। अब बात आ जाती है बेटा कि अगर आपको आर निकालना हो, डायरेक्ट सूत्र याद रखना चाहो तो रख लो। जैसे कई बार डायरेक्ट जैसे V4 वॉल्यूम होता है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपको आयतन दिया हुआ हो और त्रिज्या निकालनी हो, तो उसके लिए भी अपन डायरेक्ट सूत्र याद रख सकते हैं कि आर कैसे निकालते हैं। देखो 3 क्रॉस मल्टीप्लाई में वज्र गुणा किया तो ये 3 इधर आए तो 3V हो गया, बराबर 4 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू निकालनी तो 3V/4 पाई हो गया, ये आर क्यूब बराबर आर क्यूब। और आर बराबर क्या हो गया आपके पास, और आर बराबर क्या हो गया, वो तो इसको इधर लिखूं या इधर लिखूं कोई फर्क नहीं, तो आर बराबर क्या जाएगा 3V। V यहाँ पे क्या, वॉल्यूम यानी आयतन की घात इसका घनमूल ले लेंगे। तो ये जब भी आपको तो ये डायरेक्ट ये सूत्र याद रख सकते हो, जब भी आपको आयतन दिया हुआ हो और त्रिज्या निकालनी हो तो 3 गुणा आयतन बटे 4 पाई और उसकी घात 1/3 यानी उसका आपको क्या लेना है, घनमूल लेना है। ये चीज, तो ये चीजें जो अपन ने बात की है, ये बात की बेटा अपन ने गोले के ऊपर। अब अगर अपन एक खोखले गोले के ऊपर अपन बात करें, जैसे गोलीय कोश होता है, गोलीय कोश का मतलब जैसे अब तुमको क्या बताऊं, जैसे अभी ये फुटबॉल वगैरह की जो अपन बात करते हैं, हालांकि वो भी एक गोलीय कोश है, पर उसकी जो दीवार है फुटबॉल की, जो जो चमड़ा जो लगा होता है और जो दीवार, उसकी थिकनेस को अपन नेग्लिजिबल मान, नहीं के बराबर मान रहे हैं, इसलिए उसको गोलीय कोश नहीं कह सकते। अपन यो मान लें कि उस गोले की मतलब ऐसी कोई बॉल हो जिसकी कोई थिकनेस हो, आई बात में, उसकी कोई मोटाई हो, कोई जैसे कि रबड़ मतलब टायर वाला रबड़ है ना, वो उसकी कुछ मोटाई हो और उस मोटाई में, तो वो गोले कोश बन जाएगा। जैसे आप दियो देखो कि ये मान लिया कोई गोला है ना, और ये क्या है, ये क्या मोटाई है उसकी, उस गोले की मोटाई है, अंदर से तो खोखला ही है ना, अंदर से तो खोखला ही है, पर ये मोटाई है। तो अब इसमें देखो कि इसको बोलते हैं गोलीय कोश, क्या बोलते हैं, गोलीय कोश। अगर ये वर्ड आ जाता क्वेश्चंस के अंदर तो यानी आपको कल्पना कर लेनी है ऐसी गोलीय कोश, है बात में, आपको क्या कल्पना करनी है, गोलीय कोश कैसा हुआ कि मोटाई वाला गोला जिसकी दीवारों की कुछ मोटाई हो। ठीक है, अब मोटाई होगी तो लग खराब है बेटा, लाइट चली गई है। चलो ना, फिर इसको फिर बाद में अपन कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है बेटा, लगभग लगभग मतलब कि ये टॉपिक पूरा हो गया है, क्षेत्रमिति के जो फॉर्मूले पूरे हो गए हैं और थ्योरी पूरी हो गई है। इसको पूरे क्षेत्रमिति के मतलब 4 वीडियो पहले डल गए हैं, 5वां ये आज डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। आपको पूरी तैयारी करनी ढंग से, उनको रिवाइज करो ताकि अपन लोग आगे की क्लास के अंदर इनकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मैं ले सकूं, और जब मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स यहाँ पे कर रहा हूँ तो आप उसको समझ पाओ कि मैं ये चाहता हूं कि जब अपन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पे ले रहा हूं आपकी क्षेत्रमिति की, तो उस समय आप मेरे से कोरिलेट करो कि मैंने बोला कि बेटा कि हाँ भाई ये आयतन का सूत्र, तो आपके मन में चलना चाहिए हाँ कि सर, ये नहीं कि सर ने लिख दिया इसलिए अपने को वो चीज कर रहे हैं, नहीं, सर ने लिख दिया नहीं,
आपको भी दिमाग में कि आपके मन में कि हाँ सर ये लिखेंगे, अब सर ये लिखेंगे बेटा, उस टाइप से। तो क्या होगा कि आपके हाथ की तैयारी होती चली जाएगी एक तरीके से। चलो, है ना, ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।